चलें बेटा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वी आर डन विद द बफर्स एंड इंशाल्लाह आज हम बेटा बफर्स के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बफर्स के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमें बफर की कंपोजिशन पे पूछा जाता है और वो पूरी डिटेल्स मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं बेटा कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि क्या कोई कंपोजिशन बफर बनाएगा या नहीं बनाएगा। उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपके पास असाइनमेंट में है, आप वो भी क्वेश्चन सॉल्व करें। बुक आपके पास है बेटा, वहाँ से भी कंपोजिशन पे कुछ क्वेश्चंस देखें। बट आई हैव मेड एवरी पॉइंट क्लियर कि आप बफर को कैसे पहचान सकते हैं। उसके बाद मैंने आपसे कहा बेटा इसमें दूसरा क्वेश्चन जो है बफर्स में वो पीएच कैलकुलेशन पे आता है। हर एक बफर जो है इसका अपना पर्टिकुलर पीएच हुआ करता है, तो किसी भी बफर का अपना पीएच जब इवेलुएट करना चाहें, मैंने कल भी ये कंडीशन आपके सामने पूरी तरह से बेटा खोल के रखी कि बफर कैन बी ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, और ऐसे बफर का पीएच जो है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में आप कर चुके हैं। एम्फोलाइट्स के लिए कोई पर्टिकुलर इक्वेशन हमारे पास नहीं है। अब जो असल में मेन फोकस है, ठीक है, दैट इज द एसिडिक एंड द बेसिक बफर्स, उनका पीएच कैसे इवेलुएट किया जा सकता है उसके बारे में भी मैं आपको कल बता चुका हूं बेटा कि एसिडिक और बेसिक बफर्स का पीएच इवेलुएट करने के लिए we always use the Henderson-Hasselbalch equation। और वो इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, जहां तक एसिडिक बफर्स की बात थी, pH was equal to pKa plus log of concentration of salt divided by concentration of the acid। फिर हमने इक्वेशंस बताई थी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स भी, इन टर्म्स ऑफ मिलीमोल्स भी। लाइकवाइज जब बेसिक बफर की बात करते हैं बेटा, तो वहां पे हमेशा पहले pOH ही आप कैलकुलेट करते हैं, and pOH will be always equal to pKb plus log of concentration of salt divided by the concentration of the base, right? तो उसके बाद मैंने इन टर्म्स ऑफ मोल्स, इन टर्म्स ऑफ मिलीमोल्स आपको बेटा बेसिक बफर की भी इक्वेशन बताई हुई है। अब बारी आती है कि पीएच कैलकुलेशंस पे किस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, और हर पैटर्न के ऊपर बेटा हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहला पैटर्न जो आपके पास बेटा पीएच कैलकुलेशन पे है, that pattern is basically the simple substitution type problem, ठीक है। आपके पास सपोज एसिडिक बफर है, एसिडिक बफर की इक्वेशन आपके पास है बेटा log of concentration of salt divide by concentration of acid, फाइन। आपको सीधा pKa का वैल्यू दिया जाता है, या अगर pKa का वैल्यू नहीं दिया गया ऑफ द वीक एसिड, उसका Ka दिया जा सकता है। एंड यू नो जब Ka दिया गया, pK कैसे निकालते हैं? नेगेटिव लॉग ऑफ Ka यूज करके। दैट मीन्स दिस पार्ट इज गिवन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट भी आपको दिया जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड भी आपको दिया जाता है। यू आर जस्ट सपोज टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ दैट बफर मिक्सचर। लेकिन इस पैटर्न की प्रॉब्लम्स में एक बड़ी परेशानी ये रहती है बेटा, क्वेश्चन मेंशन अक्सर नहीं करता है कैलकुलेट द पीएच ऑफ द बफर मिक्सचर, राइट? यानी कि वो बफर का नाम ही नहीं लेता है। आपको बस मिक्सचर दिया जाएगा एक वीक एसिड का और उसका सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस, या एक वीक बेस का और उसका सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड। और आपको कंपोजिशन याद रखना है बेटा कि जब भी मिक्सचर में ये दो कंपोनेंट्स मौजूद होंगे, दैट कंपोजिशन विल बी ऑलवेज कॉल्ड एज ईदर द एसिडिक बफर और द बेसिक बफर। सो बिना क्वेश्चन में मेंशन किए हुए कि ये बफर है, आपको कंपोजिशन से पहचानना है बेटा ये मेरा बफर है और ये कौन सा बफर बनता है, एसिडिक या बेसिक। उसके बाद ही अपनी इक्वेशन यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। इज दैट पार्ट क्लियर? सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, दैट इज द बेसिकली हम इस सबस्टिट्यूशन टाइप में भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एंड लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन दैट विल बी ऑन योर स्क्रीन नाउ। ओके, हमारे पास बेटा पैटर्न फर्स्ट ऑफ द क्वेश्चंस है, ठीक है। पैटर्न फर्स्ट ऑफ द क्वेश्चंस है, इट इज द सिंपल सबस्टिट्यूशन टाइप प्रॉब्लम्स, राइट? आपके साथ बेटा बोर्ड पे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। कैलकुलेट द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन which is 0.1 molar with respect to CH3CONA and 0.05 molar with respect to acidic acid। आपको Ka acidic acid का दिया हुआ है। अगेन यू कैन सी बेटा कहीं पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कैलकुलेट द पीएच ऑफ द बफर, लेकिन जब आप कंपोजिशन पे ध्यान देंगे बेटा, आपके पास बफर मिक्स, इस मिक्सचर में क्या क्या है? आपके पास CH3COOH है विच इज अ वीक एसिड, और आपके पास इसी वीक एसिड का सॉल्ट है बेटा विद द स्ट्रॉन्ग बेस। Whenever you have got the weak acid and its salt with the strong base in the same mixture, that mixture will be always called as acidic buffer। तो सबसे पहली बात आपने ये पहचान ली बेटा कि मेरा जो गिवन क्वेश्चन है दैट इज बेसिकली अबाउट द एसिडिक बफर।
और जब भी एसिडिक बफर के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया हो, आपको पूछा है बेटा कैलकुलेट द पीएच, तो जब भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहें, आप सबसे पहले बेटा अपनी हेंडरसन-हैसेलबैश इक्वेशन मेंशन करेंगे। और आपको पता है हेंडरसन-हैसेलबैश इक्वेशन क्या है? pH इज ऑलवेज इक्वल टू pKa प्लस वी हैव लॉग ऑफ concentration of salt divided by the concentration of acid, right? ये हमारे पास बेटा हेंडरसन-हैसेलबैश इक्वेशन हुई। अब जाके देखिए ना, आपको क्या पूछा है क्वेश्चन, आपसे पूछता है बेटा कि आप pH कैलकुलेट करिए। pH कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले pKa पता होना चाहिए। आपको pKa तो नहीं मगर Ka दिया हुआ है, चूंकि जब आप pKa की बात करते हैं इट इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, है ना? एंड नेगेटिव लॉग ऑफ Ka दैट विल बी माइनस टाइम्स लॉग ऑफ Ka, दैट विल बी लॉग ऑफ 2 into 10 to the power -5। ओके, जरा इसको बेटा सिंप्लीफाई करें, ये कितना आएगा? दिस विल बी माइनस साइन बाहर, इवन लॉग ऑफ a इंटू बी, सो लॉग a प्लस लॉग b, तो लॉग 2 आपके पास आपको पता है दैट 0.301, आई राइट एज 0.3 माइनस वी हैव log of 10 to the power -5, आपको पता है बेटा दैट्स -5, राइट? अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें इट कम्स आउट टू बी 4.7, राइट? इट कम्स आउट टू बी 4.7। तो pKa जिसकी आपको जरूरत थी बेटा वो भी आपने देखा, दैट इज 4.7। उसके बाद क्या चाहिए? और उसके बाद आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट भी चाहिए, राइट? वो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूं बेटा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट आपको दिया हुआ है विच इज 0.1 मोलर इन CH3COONA, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज 0.1, और उसके बाद आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड भी चाहिए, और यहाँ पे एसिड आपका है CH3COH, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.05 मोलर। Is that part clear? Now everything is known to you, right? अब आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बेटा pH इवेलुएट करने के लिए जो भी सारी चीजें थी वो वहीं से दी थी, बस आपको फॉर्मूला में सबस्टिट्यूट करना है। That's why I said they are simple substitution type problems, right? अब जाके अपना डेटा सबस्टिट्यूट करके प्रॉब्लम को हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है? सो pH जो है इस पर्टिकुलर केस में that has to be equal to, right? pH has to be equal to pKa कितना निकला था बेटा? That was 4.7. Then we have plus log of concentration of salt कितना था? 0.1 divide by concentration of acid that was 0.05. Is that clear? अब जाके इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, pH will be equal to, ये बन गया बेटा आपका 4.7 plus we have log of, right? आपको पता है कि अगर मैं इसको बेटा लिखूं ऐसे 10, right? 0.10 अगर मैं इसको ऐसे 10 लिख दूं, या फिर अगर आपको ज्यादा सिंपली पता है आप इसको लिख सकते हैं बेटा 0.1 को लिख सकते हैं 1/10, राइट? 0.05 को लिख सकते हैं 5/100, तो वो यहां पे रहेगा 500 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना? ये और ये आपका बेटा मेरा कैंसल आउट हो गया। इज दैट क्लियर? आपके पास बचा 10/5, 10/5 मींस log of 2। इज दैट पार्ट क्लियर? तो आपके पास pH जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 4.7 plus we have log of 2, right? Plus we have log of 2. So अगर आप यहाँ पे log 2 देखना चाहें, you know that is 0.301. So pH will be equal to 4.7 plus we have 0.3. वही आपके पास pH जो है बेटा that comes out to be 5. Okay? So that was about simple substitution type problems जो आप solve करते हैं, ठीक है? तो वही चीज मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल के फॉर्म में रखी बेटा, और बहुत आसानी से आपकी प्रॉब्लम जो है इस पे सॉल्व हो जाती है। इसमें कोई बड़ा जो है इसको एग्जैजरेट करने की जरूरत भी नहीं है। सिंपल सबस्टिट्यूशन टाइप प्रॉब्लम है, फॉर्मूला याद रखनी है, फॉर्मूला में बस अपना डेटा सबस्टिट्यूट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है बेटा? मैं इस पर्टिकुलर पैटर्न पे कोई ज्यादा जो है और क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना चाहता हूं, ना ही मुझे उसकी जरूरत महसूस हो रही है, ठीक है? सो दैट वाज समथिंग अबाउट सबस्टिट्यूशन टाइप प्रॉब्लम्स हमारे पास बफर में किस तरह से पूछी जाती हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि हमें बफर को पहचानने की जरूरत थी, क्या ये क्वेश्चन में बफर है या नहीं है, और वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? उसके बाद बेटा हम बात करेंगे आगे। आई विल बी टॉकिंग अबाउट पैटर्न सेकेंड, एंड दिस पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस इज अबाउट द एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं बेटा कि आपका बफर जो है वो दो सूरतों में, एसिडिक बफर या बेसिक बफर की अगर बात करते हैं, वो दो सूरतों में तीन सूरतों में बनता है। एक, जब आपके पास सीधा वीक एसिड है और उसका सॉल्ट दिया है विद द स्ट्रॉन्ग बेस,
दूसरा, जब आपके पास वीक एसिड है और उसके साथ उसका एनाइन भी है फ्रॉम सम अदर सोर्स। और तीसरा मैंने कहा था बेटा, जब आपके पास कोई वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्यूशन होगा या कोई स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ सॉल्यूशन होगा, मगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वीक कंपोनेंट ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग, मैंने कहा था उस सूरत में वो बफर बनता है। और कैसे बनता है वो सारी बात बेटा मैंने आपके सामने रख दी थी, राइट? अब एग्जैक्टली अब ये जो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन के मिक्सचर्स होते हैं बेटा इन्वॉल्विंग द वीक कंपोनेंट्स, तो यहां पर आपके पास अगर आप वापस याद करेंगे जब हमने पीएच को डिस्कस किया हुआ था, वहां पर भी हमने एसिड बेस मिक्सचर्स में पीएच निकाला हुआ है, मगर वो कंडीशन ऐसी थी बेटा जहां पे हमने सारे के सारे एसिड बेस मिक्सचर्स को स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिक्सचर्स लिया हुआ था। But this time it is about the neutralization again, it's about the acid base mixtures again, मगर यहां पे दो में से एक वीक है एक स्ट्रॉन्ग है, राइट? लेकिन दो में से एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग जब भी होगा वहां पे तीन पॉसिबिलिटीज अराइज हो सकती हैं। नंबर वन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वीक कंपोनेंट ज्यादा हो सकते हैं एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग। नंबर टू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वीक कंपोनेंट कम हो सकते हैं एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग। एंड नंबर थ्री, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वीक कंपोनेंट बराबर हो सकते हैं टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग। इज दैट पार्ट क्लियर बेटा? अगर आप ये चीज दिमाग में रख पाते हैं, आप आराम से अपनी प्रॉब्लम जो है बेटा उसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास तीन पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। सो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशंस में जब दो में से एक कंपोनेंट वीक होगा वहां पे तीन पैटर्न्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां पे तीन तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सबसे पहले बेटा हम केस वन की बात करेंगे जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वीक कंपोनेंट ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग। एंड यू नो जब भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वीक कंपोनेंट ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग, दैट कंपोजिशन always constitutes the buffer, that reaction, that mixture always leads to the formation of the buffer। और अगर वहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वीक एसिड ज्यादा है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग बेस, तो आपका बफर जो है बेटा वो एसिडिक बफर बनता था। और अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वीक बेस ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, तब जाके आपका बफर जो है बेटा वो बनता था बेसिक बफर। इसके बारे में मैं आपको कल बता चुका हूं कैसे एसिड बेस मिक्सचर एसिडिक या बेसिक बफर बना लेता है। एग्जैक्टली वही सिचुएशन आपके सामने है। जब एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशंस की बात आती हो और एसिड या बेस दो में से कोई एक वीक कंपोनेंट हो बेटा, वहां पे तीन तरह की प्रॉब्लम्स हमें पूछी जा सकती हैं। सबसे पहला केस जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वीक कंपोनेंट ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग, या मिली मोल्स ऑफ वीक कंपोनेंट ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू द मिली मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट, राइट? अब वो चीज करने के लिए, इस पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके डिस्प्ले पे ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा। क्वेश्चन सेज 100 ml of 0.1 molar HCl solution is reacted with 200 ml of 0.1 molar NH4OH। क्लियर? 200 ml of 0.1 molar NH4OH। तो आपके पास बेटा दो सॉल्यूशंस हैं, बात आराम से समझना। एक है HCl का सॉल्यूशन बेटा विच इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा है NH4OH का विच इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। और आप खुद देख सकते हैं दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ये भी 0.1 मोलर, ये भी 0.1 मोलर, मगर इसका वॉल्यूम ज्यादा है, वीक बेस का वॉल्यूम ज्यादा है। क्योंकि जब वॉल्यूम किसी का, मोलैरिटी सेम है, वॉल्यूम किसी का ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है उसके मोल्स बेटा ज्यादा होंगे। तो इस केस में NH4OH के मोल ज्यादा है, वीक बेस के मोल ज्यादा है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड। जब भी वीक के मोल ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग, दिस कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज गोइंग टू फॉर्म ए बफर। मगर चूंकि यहां पे बेस वीक है, it is going to form the basic buffer। और उस बेसिक बफर का आपके बारे में क्या पूछा है? उसने पूछा है कैलकुलेट द पीएच ऑफ दैट मिक्सचर, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन के बाद, आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन इज कंप्लीट, जब वहां पे न्यूट्रलाइजेशन होगा, एसिड बेस आपस में रिएक्ट करेंगे बेटा, तो वहां पे जो फाइनल मिक्सचर आपके पास बनेगा न्यूट्रलाइजेशन के बाद, आपको उस मिक्सचर का पीएच पूछा गया है। और आपको जिस डेटा की जरूरत थी, आपको पी के बी जो है वो वहीं से दिया हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चंस को बेटा अप्रोच कैसे करेंगे? जब भी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन पे सवाल आता हो और आपके पास कोई एक कंपोनेंट दो में से वीक एक स्ट्रांग हो बेटा, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है, मैं ऑलरेडी इसके बारे में कल आपके साथ बात कर चुका हूं बेटा। हम एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में रिएक्शन लिखते हैं, तो रिएक्शन किस किस के बीच में हो रही है? रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस बिटवीन HCl and NH4OH, right? HCl and NH4OH, you know, they result in the formation of salt and water, because acid base न्यूट्रलाइजेशन में आपको पता है सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, ये आपके पास बेटा रिएक्शन हो गई। तो रिएक्शन के बाद बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद आप बेटा इनिशियल मोल्स की बात करेंगे या इनिशियल मिली मोल्स की बात करेंगे, राइट? अब मसला ये है
आपको यहां पे मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया है HCl सॉल्यूशन का। अब मसला है कि मोल्स कैसे निकालते हैं। अगर मैं आपको बेटा ये बताऊं कि मोलैरिटी की जो बेसिक डेफिनेशन है, मोलैरिटी जो है इसकी जो बेसिक डेफिनेशंस है, मोलैरिटी को दो तरीकों से डिफाइन किया जाता है। वन, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम तब जाके आपको लीटर्स में लेना पड़ता है, और नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के जो हैं दे विल बी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, राइट। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स जो है ये आपको बताता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सॉल्यूशन में कितने हैं। तो अगर आपके पास किसी एसिड का सॉल्यूशन है, वो एसिड उस सॉल्यूशन के लिए सोल्यूट बनता है, और उस एसिड के कितने मोल सॉल्यूशन में मौजूद होंगे दैट विल बी इक्वल टू उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या है इनटू उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर्स में कितना है। एक दूसरी डेफिनेशन बेटा मोलैरिटी की है, दूसरी डेफिनेशन मोलैरिटी की है, दैट इज मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है बेटा, मे बी आपने डेफिनेशन सुनी हो या ना सुनी हो, इट इज मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, राइट। तो अगर आप ऊपर लेते हैं मोल्स, नीचे नीचे आप लेते हैं वॉल्यूम इन लीटर्स, देन दैट रेशियो इज कॉल्ड एज मोलैरिटी। लेकिन अगर आप ऊपर लेते हैं मिली मोल्स, नीचे लेते हैं वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स, दैट रेशियो इज अगेन द मोलैरिटी बेटा। लेकिन इस वाली फॉर्मूला से हम मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालते हैं। तो अगर मुझे कभी भी मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने हो, दे विल बी सिंपली इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। तो आपको यह चीज याद रखना है कि जब भी आपके पास कोई सोल्यूशन होगा, वहां पे सोल्यूट के कितने मोल्स मौजूद होंगे इन दैट सोल्यूशन, दैट विल बी मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। लेकिन अगर आप बेटा वहां पे सोल्यूट के मिली मोल्स देखना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ मिली मोल्स का बराबर आसान, दैट इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। इज दैट पार्ट क्लियर? दैट्स मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। सो मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। मैं वापस जाऊंगा बेटा अपनी पिछली वाली स्लाइड पे। यहां पे HCl NH4OH के साथ रिएक्ट करता है। आप इनिशियल मोल्स की बात करेंगे, क्योंकि आपको वॉल्यूम यहां पे मिलीलीटर्स में दिया है। जब आपको वॉल्यूम मिलीलीटर्स में दिया होगा तो वहां पे बेटर हमेशा रहता है बेटा कि आप मिली मोल्स कैलकुलेट करें, राइट। तो मैं इनिशियल मोल्स के बजाय यहां पे क्या कहूंगा, इनको इनिशियल मिली मोल्स, राइट, इनिशियल मिली मोल्स। और इनिशियल मिली मोल्स कैसे निकालते हैं, अभी मैंने कहा था, दैट इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। सो HCl के इनिशियल मिली मोल्स कितने थे, दैट इज मोलैरिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स, फाइन। सो मिली मोल्स यहां पे कितने आएंगे, उसको बेटा m मोल लिखा जाता है। m स्टैंड्स फॉर मिली, देन वी हैव मोल। तो मिली मोल्स कितने आएंगे इनिशियली, दे विल बी इक्वल टू HCl की मोलैरिटी जो है बेटा दैट इज 0.1 इनटू उसका वॉल्यूम जो दिया हुआ है दैट इज 100 मिलीलीटर्स। सो दिस कम्स आउट टू बी 10 मिलीमोल्स। बात सिंपल समझनी है। इसी तरह से जो आपका NH4OH है उसके भी मिलीमोल्स बेटा आप निकाल के रखेंगे, इसके मिलीमोल्स कितने होंगे, दैट विल बी इक्वल टू इसकी इनिशियल मोलैरिटी क्या थी इनटू इसका वॉल्यूम क्या था बेटा इन मिलीलीटर्स, फाइन। इसकी इनिशियल मोलैरिटी जो थी दैट वाज 0.1 इनटू इसका वॉल्यूम जो था दैट वाज 200 मिलीलीटर्स। सो इसके मिलीमोल्स हमारे पास आएंगे बेटा 20 मिलीमोल्स, राइट, 20 मिलीमोल्स। तो ये तो आपको सबसे पहले स्टेप में करना है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद आपको देखना है किसके कितने मिलीमोल्स मेरे पास मौजूद हैं। अब कब देखेंगे आप मोल्स मौजूद हैं, कब देखेंगे मिलीमोल्स मौजूद हैं, ये डिपेंड करता है वॉल्यूम किस यूनिट में दिया है। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर्स में दिया है तो मिलीमोल्स निकालें, अगर वॉल्यूम लीटर्स में दिया है तो मोल्स निकाल के रखने, ठीक है। उसके बाद यही रिएक्शन की बात हो रही है, ठीक है, यही रिएक्शन की बात हो रही है। तो मैं उसके बाद तीसरे स्टेप की बात करूंगा बेटा, दैट इज फाइनल मिलीमोल्स। यानी कि आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन की बात हो रही है। लेट मी गेट बैक टू माय स्लाइड, ठीक है, लेट मी गेट बैक टू माय स्लाइड को कोई, हाँ यहां पे। क्योंकि जब रिएक्शन कैरी आउट हो रही है, इसके एक मोल के साथ इसका एक मोल रिएक्ट करेगा और इसका एक मोल और उसका एक मोल बनता है। लेकिन इसके एक मोल के बजाय अगर इसका एक मिली मोल रिएक्ट करता है तो इसका भी एक मिली मोल रिएक्ट करेगा, उसका भी एक मिली मोल बनेगा, उसका भी एक मिली मोल बनेगा, बिकॉज स्टोइशियोमेट्री आपको पता है इट्स 1 1 1 1।
और अब अगर इसके 10 मिलीमोल्स मेरे पास है मगर इसके 20 मिलीमोल्स मेरे पास हैं, तो इसके 10 मिलीमोल्स के साथ ये सिर्फ कितना रिएक्ट करेगा? 10 मिलीमोल्स रिएक्ट करेगा बेटा। और ये भी कितना बनेगा? 10 मिलीमोल्स। ये भी कितना बनेगा? 10 मिलीमोल्स, राइट। मगर चूंकि इसके 10 मिलीमोल्स पूरी तरह से रिएक्ट करेंगे, कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और इसके मिलीमोल्स हमारे पास कुछ नहीं बचेंगे बेटा, तो ये रिएजेंट पूरी तरह से रिएक्शन के दौरान खत्म होगा। सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ लिमिटिंग रिएजेंट। और आपको पता है बेटा कि जो भी कोई रिएजेंट रिएक्शन के दौरान पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाता है उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। तो आपका HCl यहां पे पूरी तरह से रिएक्ट करेगा। फाइनल मिलीमोल जो इसके बनेंगे बेटा, इसके फाइनल मिलीमोल्स हमारे पास आएंगे 0, राइट। तो फाइनल मिलीमोल्स जब HCl की बात करेंगे दे विल बी 0, राइट। फाइनल मिलीमोल जब NH4OH की बात करेंगे, क्योंकि उसके 20 मिलीमोल्स थे, 20 में से 10 मिलीमोल्स रिएक्ट कर गए, उसके 10 मिलीमोल्स मेरे पास बचेंगे। फाइनल मिलीमोल जब NH4Cl की बात करेंगे उसके 10 मिलीमोल्स बनते हैं। फाइनल मिलीमोल जब वाटर की बात करेंगे उसके भी 10 मिलीमोल्स बनते हैं। क्योंकि ये सारे सॉल्यूशंस एक्वियस होते हैं बेटा, और एक्वियस सॉल्यूशन मींस कि वहां पे वाटर आपका सॉल्वेंट है, राइट। तो ये आपके पास वाटर की जो मिलीमोल्स हैं, क्योंकि इनके बनने की वजह से वाटर की कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस वजह से बेटा इन मिलीमोल्स को हम कंसिडर भी नहीं करते हैं। हाँ, आपके पास NH4Cl जो है बेटा उसके 10 मिलीमोल्स बन चुके हैं, आपके पास NH4OH जो है इसके 10 मिलीमोल्स बचे हुए हैं, और आपका HCl जो है ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है। फाइनली न्यूट्रलाइजेशन के बाद आपके पास क्या क्या बचा? एक तो आपके पास वीक बेस बची, और आपके पास उसी वीक बेस का सॉल्ट बचा है विद द स्ट्रॉन्ग एसिड। So once the neutralization is complete in the reaction mixture, you are left with this, you are left with this, you are left with this, right? अब चूंकि वाटर वहां पे सॉल्वेंट है ही है, तो ये जो इसके 10 मिलीमोल्स हैं बेटा ये कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, नाउ द सॉल्यूशन कंटेन्स वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड। और जब भी आपके पास कोई मिक्सचर होगा विच इज द मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट मिक्सचर इज कॉल्ड एज अ बफर एंड दैट इज स्पेसिफिकली कॉल्ड एज बेसिक बफर, राइट बेटा। तो मैं यहां पे एक स्टेटमेंट मेंशन करूंगा बेटा, द रिजल्टिंग मिक्सचर नाउ बिहेव्स, राइट, the resulting mixture behaves as a basic buffer, right? Behaves as a basic buffer. That's absolutely right. क्योंकि यहां पर आपके पास weak base है और उसका salt है with the strong acid. It behaves as basic buffer. और अगर ये basic buffer है बेटा, right? अगर ये basic buffer है, basic buffer के बारे में हमेशा पहले क्या निकालते हैं? pH से पहले pOH निकालते हैं. And you know, pOH will be equal to, शाबाश, क्या फॉर्मूला बनेगी? That will be pKb plus we have log of, that is concentration of salt divided by concentration of the base, right? मगर यहां पे आपको पता है हमारे पास concentration के बजाय मिलीमोल सीधा मौजूद है, हम सीधा यहां पे मिलीमोल सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, फाइन बेटा। या फिर मैं ये वाली फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूं बेटा, POH will be equal to pKb plus we have log of, I'll write millimoles of salt, right? Millimoles of salt divided by it is millimoles of base. I hope you got my point. ठीक है, अब जाके बस सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, POH will be equal to PKB. PKB आपको बेटा वहां से दिया हुआ था. Let's get back to our slide. PKB of NH4OH was given to be 4.74, right? PKB was given to be 4.74 plus we have log of millimoles of the salt. कितने मिलीमोल सॉल्ट के बचे हैं? दैट इज 10 डिवाइडेड बाय मिलीमोल्स ऑफ द बेस, दैट्स अगेन 10 बेटा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, आपके पास बचेगा log 1 इज 0, सो POH आपके पास सीधा आएगा किसके बराबर? दैट इज 4.74 प्लस 0, है ना? सो दैट विल बी सिंपली 4.74। इज दैट माय आंसर? नो, दैट इज POH। क्वेश्चन ने पूछा था pH इवैल्यूएट करिएगा, जो ही आपने यहां से POH बेटा कंप्लीट कर दिया, सो pH विल बी इक्वल टू 14 minus POH, right? So pH will be equal to 14 minus POH कितना था? That was 4.74, right? अगर आप यहाँ पे pH evaluate करेंगे बेटा, that will be 9.26. Is that clear? तो ये हमारे पास एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन जब भी होता है और वीक कंपोनेंट के मोल्स ज्यादा होंगे बेटा एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग, दिस मिक्सचर ऑलवेज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ बफर। अगर एसिड वीक हुआ तो एसिडिक बफर, अगर बेस हुई बी वीक हुई तो बेसिक बफर। और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है बेटा, मैंने सारी चीजें आपके सामने क्लियरली रख दी हैं। सो दैट वाज द फर्स्ट केस ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन जहां पे वीक कंपोनेंट के मोल्स ज्यादा थे।
दूसरा केस हम लेंगे बेटा जहां पे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट के मोल ज्यादा है. आई विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्लाइड हेयर. यू सी केस नंबर 2. When number of moles of strong component are greater than the number of moles of weak component. ठीक है, जब number of moles of strong component ज्यादा होंगे than the number of moles of weak component, तो ऐसे केस में बेटा pH कैसे इवेलुएट होगा. ठीक है, इससे पहले कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, मैं आपको बेटा ये केस समझा दूं कि ये केस होता क्या है. Number of moles of strong component are greater than the number of moles of weak. सपोज बेटा मैंने HCl को NaOH के साथ ट्रीट कर दिया. आराम से बात समझना, ठीक है. लेट इट बी इसके मेरे पास 2 मोल्स हैं और इसके मेरे पास सपोज बेटा 1 मोल है. इस बार सॉरी आई हैव टू टेक वन ऑफ द कंपोनेंट्स एज वीक. आई विल टेक दिस एज NH4OH. इट्स अगेन द एसिड बेस मिक्सचर. स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस फिर से दोनों अवेलेबल है, मगर इस बारी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल ज्यादा है एज कंपेयर टू वीक कंपोनेंट, है ना. इसके 2 मोल्स हैं, इसका 1 मोल है. जब ये आपस में एक ही रिएक्शन मिक्सचर में आएंगे बेटा, फिर से वही होगा कि यहां पे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होगा. क्योंकि इसके 1 मोल के साथ इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ NH4Cl प्लस वी हैव गॉट H2O, राइट. सो इनिशियल मोल्स जो इसके हमारे पास थे दे वेर 2 मोल्स, इसका था 1 मोल. इनिशियली ये होगा 0, इनिशियली ये होगा 0. फाइन. उसके बाद फाइनल मोल्स मींस आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन. क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन के बाद इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, इसका 1 मोल आपके पास बचेगा, इसका कुछ नहीं बचेगा, और इसका आपके पास बेटा 1 मोल बनेगा, और इसका 1 मोल बनेगा तो सही, मगर चूंकि वाटर वहां पे सॉल्वेंट है तो इसका 1 मोल बनना इनसिग्निफिकेंट होगा. अब आपके पास फाइनल मिक्सचर में एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड बचा. खुद सोचिए, फाइनल मिक्सचर में एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड बचा, दूसरा आपके पास बेटा एक सॉल्ट बन गया. दिस इज द सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. दिस इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, है कि नहीं. खुद देखिए, फाइनली इन द मिक्सचर आपके पास वीक बेस तो नहीं बची, लेकिन आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ साथ एक सॉल्ट भी बना, विच इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. एंड दिस मिक्सचर कैन नॉट बिहेव एज अ बफर. बफर होने के लिए आपके पास वीक एसिड और उसी वीक एसिड का सॉल्ट होना चाहिए विद द स्ट्रॉन्ग बेस, या होनी चाहिए वीक बेस और उसका सॉल्ट होना चाहिए विद द स्ट्रॉन्ग एसिड. दिस इज द सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद द स्ट्रॉन्ग एसिड, मगर यहां से तो हमारे पास वीक बेस है नहीं, यहां से तो स्ट्रॉन्ग एसिड बचा हुआ है. तो ये जो कॉम्बिनेशन है बेटा, ये कभी बफर नहीं बनता है. अब मसला है कि सर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है. ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेटा याद रखना है, बिल्कुल अपनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी, इनिशियल मोल्स देखे, फाइनल मोल्स देखे, किसके कितने अवेलेबल हैं. फाइनली आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट बचता है और एक सॉल्ट बचता है. याद रखना, इस स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट के कंपैरिजन में सॉल्ट का पीएच कभी भी कंसिडर मत करना. सॉल्ट का पीएच कभी भी कंसिडर नहीं करना. इस सॉल्ट का अपना हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है, उस हाइड्रोलिसिस की वजह से इसका अपना पीएच होगा, ठीक है ना. मगर मैं आपको परसों भी, जब मैंने कल आपको क्वेश्चंस कराए थे परसों सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में, कि आपके पास अगर कोई एसिड है और कोई एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है, मैंने कहा था कि हमेशा एसिड का पीएच कम होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सॉल्ट, राइट. और इनमें अच्छा खासा फर्क होता है बेटा. तो यहां पे जो आपका सॉल्ट बनेगा, इस सॉल्ट की एक्वियस सॉल्यूशन में हाइड्रोलिसिस होगी, और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बाद इस सॉल्यूशन का अपना पीएच बनेगा, जिसको आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की इक्वेशंस को यूज करके निकाल सकते हैं, राइट. मगर जो भी उसका पीएच होगा बेटा, उसको कभी भी कंसीडर ना करिएगा इन कंपैरिजन टू द पीएच ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट. और नटशेल में बात यह है कि ऐसे सॉल्यूशन का एट द एंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जब भी आप पीएच इवैल्यूएट करना चाहें, सिर्फ इस स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट की H पॉजिटिव या OH नेगेटिव, डिपेंडिंग अपॉन क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, सिर्फ इस स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट की अपनी H पॉजिटिव या OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन को यूज करके उसका पीएच निकालेंगे. कोई फॉर्मूला यूज नहीं करनी है, अपनी डेफिनेशन यूज करनी है. पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, या अगर ये बेसिक है तो POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन. इज दैट पार्ट क्लियर बेटा. तो ये मामला आपका रहता है जब आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ या कोई वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है, मगर स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं. इज दैट पार्ट क्लियर. लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नाउ. Question is saying 50 ml of
0.1 molar CH3COH solution is treated with 100 ml of 0.1 molar NaOH. Calculate the pH of the mixture upon complete neutralization. Given Ka for acidic acid is 2 into 10 to the power minus 5. ठीक है बेटा, बात सिंपल है। चूंकि फिर से एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन की बात हो रही है, एक आपके पास है वीक एसिड और दूसरा आपके पास है स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है गोबर, एक वीक एसिड, दूसरा आपके पास है स्ट्रॉन्ग बेस। अब जाके जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे बेटा, आप हमेशा किससे शुरू करेंगे बेटा? अपनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बनेगी? CH3COOH is going to react with sodium hydroxide NaOH. It will result in the formation of CH3COONA plus we have got H2O. Absolutely right. फिर से यहां पे वॉल्यूम मिलीलीटर्स में दिया है, तो हम बेटर क्या निकालेंगे बेटा? मिलीमोल्स, राइट? पहले निकालेंगे इनिशियल मिलीमोल्स। अब एसिडिक एसिड के मिलीमोल्स किसके बराबर आएंगे? दैट्स मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। सो गो 0.1 इंटू 50, तो इसके आपके पास बेटा 5 मिलीमोल्स इनिशियली मौजूद हैं। NaOH के मिलीमोल्स कितने आएंगे? उसकी मोलैरिटी दैट इज 0.1 मल्टीप्लाइड बाय उसका वॉल्यूम दैट इज 100, तो इसके हमारे पास 10 मिलीमोल्स मौजूद थे, राइट बेटा? और उसके बाद इनिशियली ये भी होगा 0 अल्हम्दुलिल्लाह, और ये भी होगा 0। ठीक है, तो ये आपको इनिशियल मिलीमोल्स पता चले बेटा किसके कितने हैं। उसके बाद आपको पता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से इसके 1 मिलीमोल के साथ इसका सिर्फ 1 मिलीमोल रिएक्ट करेगा, तो इसके 5 मिलीमोल्स के साथ ये कितना रिएक्ट करेगा? 5 मिलीमोल्स। दैट मींस एट द एंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपका वीक कंपोनेंट जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, इसका कुछ भी अमाउंट आपके पास नहीं बचेगा। ठीक है ना? सो आई विल बी टेकिंग बेटा आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, या फिर आई विल बी टेकिंग फाइनल मिलीमोल्स। ठीक है, फाइनल मिलीमोल्स किसके कितने होंगे? अब खुद देखिए आपके पास कौन कौन सा है। आपके पास है बेटा CH3COOH, आपके पास है NaOH, राइट? आपके पास है CH3COONA और आपके पास है H2O, फाइनल मिलीमोल्स, राइट? इसके 5 मिलीमोल्स थे, इसके 10 मिलीमोल्स थे। इसके 5 के साथ उसके 5 रिएक्ट करेंगे, ये बचेगा मेरे पास फाइनली 0। इसके मेरे पास बेटा 10 में से 5 मिलीमोल्स बचेंगे और ये 5 मिलीमोल्स बन जाएगा। इजंट दैट? क्योंकि जब इसका 1 मोल रिएक्ट करता था उसका 1 मोल बनता था, जब इसके 5 मिलीमोल्स रिएक्ट कर गए वो 5 मिलीमोल्स बन गए, और ये भी 5 मिलीमोल्स बनेंगे, मगर ये वाले 5 मिलीमोल्स इनसिग्निफिकेंट है बिकॉज वाटर सॉल्वेंट है, एक्सेस में मौजूद है। फाइनली इन दिस रिएक्शन मिक्सचर आपके पास इस वीक बेस के 5 मिलीमोल्स हैं और आपके पास बेटा इस सॉल्ट के 5 मिलीमोल्स हैं। ठीक है, अब ये जो सॉल्ट है ये यहां पे हाइड्रोलाइज होगा। ठीक है, इसकी अपनी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, लेकिन इस सॉल्ट का जो भी पीएच में कंट्रीब्यूशन आएगा इस स्ट्रॉन्ग के कंपैरिजन में उसको हमेशा नेग्लेक्ट किया जाएगा। बात समझ रहे हो? तो आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे फॉर द पीएच। आपके पास सिर्फ क्या बचा? NaOH के 5 मिलीमोल्स हैं और इसी को यूज करके बेटा आप यहां पे पीएच निकालोगे। तो आई विल मेक ए स्टेटमेंट हियर कि you have to calculate the pH, right? Calculate the pH for the pure base only. इस पर्टिकुलर केस में आपको सिर्फ प्योर बेस के लिए पीएच निकालना है, और पीएच निकालने के लिए हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH चाहिए, हमें मोलैरिटी ऑफ NaOH चाहिए, राइट? अब मोलैरिटी की डेफिनेशन मैंने आपको 2 बताई थी, वन इज मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, अदर इज मिलीमोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। तो इस बारी चूंकि हमारे पास मिलीमोल्स हैं, सो इट शुड बी मिलीमोल्स ऑफ NaOH कितने होंगे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स कितना होगा। क्योंकि मिलीमोल्स ऑफ NaOH कितने बचे हैं? 5, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे बेटा, आपको चूंकि इसके 50 ml थे, इसके 100 ml थे, सो टोटल वॉल्यूम जो मिक्सचर का हमारे पास होगा, बिकॉज फाइनली इन दिस रिएक्शन मिक्सचर हमारे पास NaOH के 5 मिलीमोल्स बचे हुए हैं। वो 5 मिलीमोल्स 100 ml में नहीं है, बल्कि वो 5 मिलीमोल्स अब 150 ml वॉल्यूम में मौजूद है बेटा। तो आपको जो वॉल्यूम यहां पे कंसीडर करना पड़ेगा दैट विल बी 150। इज दैट पार्ट क्लियर? ये आपके पास बेटा NaOH की अपनी कॉन्सेंट्रेशन आई। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं दैट विल बी 1/30 मोलर। Isn't that 1/30 molar? So that was basically about कि NaOH की फाइनल मोलैरिटी कितनी है। ठीक है, फाइनल मोलैरिटी NaOH की कितनी है। वंस यू नो द फाइनल मोलैरिटी ऑफ NaOH, अब जाके पहले POH निकालिए ऑफ द मिक्सचर, तब जाके pH आ जाएगा। सो POH विल बी इक्वल टू
नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन. फाइन. चूंकि एक NaOH सिर्फ एक ही OH नेगेटिव दे सकता है, तो वट एवर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH, सेम इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव एज वेल. सो POH ऑफ द फाइनल मिक्सचर शुड बी इक्वल टू माइनस टाइम्स log of 1/30, है ना, log of 1/30. मैं इसको लिख सकता हूं बेटा log of 1/3 into 10, right? So go 1/3 into we have 10 to the power -1. ये म्योर कर जो थोड़ा सिंप्लीफाई, मुझे नहीं लगता इसके बाद इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है ना. जी बन log of 1/3, so go log 1 minus log 3, then plus we have log of 10 raised power -1, so बन -1. इसको सिंप्लीफाई करके पहले POH निकालें, बाद में आपको पता है बेटा कि इस मिक्सचर का pH जो होगा दैट विल बी 14 माइनस POH. इज दैट पार्ट क्लियर? ये हमारा दूसरा केस था एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में, जहां पे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल ज्यादा थे एज कंपेयर टू वीक कंपोनेंट. इज दैट पार्ट क्लियर? उसके बाद हमारे पास बेटा इसमें एक लास्ट वाला केस आ जाएगा. लास्ट वाला केस इस तरह का होगा, जब आपने एसिड और बेस को आपस में मिक्स किया, दो में से एक वीक एक स्ट्रॉन्ग, बिकॉज हम उसी की बात करें, जो स्ट्रॉन्ग वाले थे वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं. दो में से एक वीक एक स्ट्रॉन्ग, मगर दोनों के मिलीमोल सॉल्यूशन में बराबर है. इससे पहले क्या करते थे, जब मिलीमोल्स वीक के ज्यादा थे तब जाके बफर बनता था, जब मिलीमोल स्ट्रॉन्ग के ज्यादा थे तब जाके या तो प्योर एसिड या तो प्योर बेस बनता था. लेकिन अब अगर दोनों के मिलीमोल्स बराबर बराबर हैं तब क्या मसला होगा. फॉर एग्जाम्पल बेटा, आपके पास यही HCl है और इसको आप इस वीक बेस NH4OH के साथ ट्रीट करोगे, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ NH4Cl, राइट? NH4Cl प्लस वी हैव गॉट H2O. बात बहुत आसान है. सपोज बेटा, सपोज इसके 2 मिलीमोल्स या 2 मोल्स मेरे पास हैं, इसके भी 2 मिलीमोल्स या मोल्स हैं, बिकॉज मैंने कहा ना कि जब इक्वल मिलीमोल्स या मोल्स होंगे, इनिशियली इसका होगा 0, इसका होगा 0, उसके बाद फाइनली, राइट? ये तो इनिशियल मसला हमारे पास था, ये फाइनल मसला हो रहा है. जब ये इसके 2 मोल्स इसके 2 मोल्स पूरी तरह से आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपके पास इसका भी कुछ नहीं बचेगा, इसका भी कुछ नहीं बचेगा, मगर हां इसके 2 मोल्स आपके पास जरूर आ जाएंगे, बिकॉज इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करके इसका 1 मोल बना लेता है, इसके 2 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करके इसके 2 मोल्स बनाएगा, और इसके 2 मोल्स बनने की वजह से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वाटर इज ऑलरेडी इन द एक्सेस, तो कुछ और बनने की वजह से वाटर की कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता. फाइनली यू हैव गॉट 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड. तो ये जो आपके पास न्यूट्रलाइजेशन के बाद सोल्यूशन रहा, ये सोल्यूशन क्या है? इट इज द सॉल्ट सोल्यूशन नाउ, and it is the solution of strong acid and weak base. और आपको पता है जो सॉल्ट सॉल्यूशंस होते हैं बेटा, उनमें pH कैसे निकाला जा सकता है, आपके पास ऑलरेडी इक्वेशंस मौजूद हैं. Isn't that बेटा? This is the salt solution of weak acid and strong acid and weak base. और आपको पता है बेटा, जो strong acid weak bases होते हैं उनका salt solution, उन solutions का pH कैसे निकालते हैं? चूंकि it is strong acid and weak base, pH will be less than 7, तो फॉर्मूला बनेगी 7 minus 1/2, right? उसके बाद इसमें base weak है, it is pKb plus we have log of concentration of the salt solution. क्या होगा? अब मसला ये है, आप कहेंगे सर ओके, अगर हमें सॉल्यूशन का पीएच निकालना है, क्योंकि ये तो फाइनली सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया और इट इज द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, उसका पीएच तो इस इक्वेशन से निकल सकता है, हमें तो पीकेबी चाहिए, दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. लेकिन हमें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन चाहिए, हमें कहां कॉन्सेंट्रेशन पता है, हमें तो उसके मोल्स पता है. अरे बाबा, अगर मोल्स पता है, वॉल्यूम भी तो सॉल्यूशन का कुल मिला के दिया हुआ है. एक का सपोज 100 ml, दूसरे का सपोज 200 ml, टोटल वॉल्यूम बनेगा 300 ml, राइट? सो मोल्स को जब आप, या मिली मोल्स को जब आप मिलीलीटर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो आपको वहां पे बेटा मोलैरिटी मिलेगी. लेकिन अगर आपको मोल्स दिए हैं, उसको लीटर वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, आपको वहां से मोलैरिटी मिलेगी. तो मोलैरिटी या मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपको बेटा इसकी जो है खुद ब खुद फाइनली निकालनी पड़ेगी, तब जाके आप सोल्यूशन का पीएच आराम से इवैल्यूएट कर सकते हैं. सो आई कंक्लूड दिस केस हियर कि आपके पास जब भी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन का मिक्सचर होगा, लेकिन दो में से एक वीक एक स्ट्रॉन्ग, दोनों के मोल्स या मिलीमोल्स बराबर बराबर हैं, तो वहां पे कोई बफर वगैरह नहीं बनता है. इट बिकम्स द सिंपल केस ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, क्योंकि फाइनली इन द मिक्सचर आपका एक सॉल्ट बनता है. और ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशंस का पीएच कैसे इवैल्यूएट होगा वो डिपेंड करेगा बेटा आपका सॉल्ट किस कैटेगरी का बन चुका है. इज दैट पार्ट क्लियर? या तो आपका सॉल्ट होगा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, या तो सॉल्ट होगा बेटा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. तो अकॉर्डिंगली इन दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन का पीएच कैसे इवैल्यूएट करते हैं, दोनों की इक्वेशंस आपको बेटा पता होती हैं. लेट मी गो फॉर वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. Let's move ahead. Case third.
व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वीक कंपोनेंट आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग। मैंने लिखा है बेटा, इट बिकम्स द केस ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। इज दैट पार्ट क्लियर? क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ द मिक्सचर व्हेन 50 ml each of 0.1 molar NaOH and 0.1 molar CH3COH solutions are mixed, right? Given Ka of CH3COH आपको दिया हुआ है। मैंने इक्वेशन भी आपके लिए बेटा रखी हुई है, क्योंकि यहां पे जो आपका सॉल्ट बनेगा, इट इज दैट स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज दैट वीक एसिड। जो सॉल्ट बनेगा दैट विल बी द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जब सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा बेटा, ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशंस होते हैं बेसिक, पीएच होता है ग्रेटर देन 7, इक्वेशन यूज होगी 7 + 1/2, मगर वीक एसिड इन्वॉल्व है तो pKa प्लस वी हैव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट, राइट? तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। और आपको पता है बेटा, फिर से न्यूट्रलाइजेशन की बात हो रही है। लेट मी सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम हियर। आपके पास कौन सा था बेटा? एक तो आपके पास था CH3COOH, राइट? ये रिएक्ट करता था किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ CH3COONA प्लस वी हैव गॉट H2O, ठीक है? उसके बाद फिर से वैसे ही इनिशियल मिलीमोल्स, क्योंकि यहां पे वॉल्यूम फिर से मिलीलीटर्स में दिया हुआ है बेटा, तो हम फिर से बात करेंगे किसकी? मिलीमोल्स की बात करेंगे, मगर इनिशियल मिलीमोल्स, राइट? अब एसिडिक एसिड की मोलैरिटी क्या है? क्वेश्चन ने कहा है कैलकुलेट द पीएच ऑफ मिक्सचर व्हेन 50 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH एंड 0.1 मोलर। सो दोनों बेटा 0.1 मोलर है, सो दिस इज 0.1 मल्टीप्लाइड बाय इसका वॉल्यूम था 50, तो इसके 5 मिलीमोल्स मेरे पास हैं। इसकी मोलैरिटी भी थी 0.1, इसका वॉल्यूम भी था 50, इसके भी मेरे पास 5 मिलीमोल्स हैं। इनिशियली ये होगा 0, इनिशियली ये होगा 0, राइट? उसके बाद बेटा फाइनल मिलीमोल्स। फाइनल मिलीमोल्स मींस आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि इसका 1 मिलीमोल इसके 1 मिलीमोल को न्यूट्रलाइज करेगा। आपके पास दो में से ना ये बचेगा ना ये बचेगा, मगर हाँ, इनकी वजह से इसके 5 मिलीमोल जरूर बन जाएंगे, है ना? क्योंकि जब इसका 1 मोल रिएक्ट करता है, इसका 1 मोल बनता है, इसके 5 मिलीमोल से इसके 5 मिलीमोल्स बन जाएंगे बेटा, और ये आपके पास 5 मिलीमोल्स बनेगा, मगर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वंस यू नो द फाइनल मिलीमोल्स, राइट? फाइनल मिलीमोल्स, तो आपके पास यहां पे सिर्फ किसके मिलीमोल्स कंसीडर करने? सॉल्ट के बेटा। तो आई विल राइट हियर द मिक्सचर इज द सॉल्ट सॉल्यूशन, salt solution of strong base and weak acid, right? Weak acid and strong base, right? तो अगर ये salt solution है of the weak acid and strong base, तो pH कैसे निकलेगा? It will be 7 + 1/2, then we have pKa plus we have log of concentration of the salt. अच्छा, ठीक? So pH will be equal to, this is 7 + 1/2, है ना? pKa, K आपको दिया हुआ था, K आपको दिया था 2 × 10⁻⁵। इसको आपने इससे पहले भी सिंप्लीफाई किया हुआ है, आपने देखा था इसका pKa आया था 4.7, ठीक है? देन वी हैव प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट। अब मोलर कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखते हैं? मिलीमोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, या मिलीमोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। अब यहां पे हमारे पास इसके 5 मिलीमोल्स हैं, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बनेगी 5 मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, राइट बेटा? और वॉल्यूम जो आपके पास है, दोनों का 50-50 ml था, कुल मिला के वॉल्यूम आपके पास बनेगा 100। इज दैट पार्ट क्लियर? यही आपके पास बनेगा बेटा 1/20 भी लिख सकते हैं, या इसको आप लिख सकते हैं बेटा 5 × 10⁻²। इज दैट पार्ट क्लियर? तो आपके पास pH जो होगा that will be equal to 7 + 1/2, ये बनेगा आपका 4.7, ये बनेगा प्लस लॉग ऑफ 5 × 10⁻², ठीक है ना? अब जाके इसको आगे सिंप्लीफाई करिएगा, मेरे ख्याल से अब इक्वेशन को सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान है। इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट वाज समथिंग अबाउट कि आप यहां पे इन केस ऑफ एसिड बेस्ड न्यूट्रलाइजेशंस बेटा अपना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले कि हम आगे जाएं, मेरे पास एक लास्ट क्वेश्चन पैटर्न है रिलेटेड टू द पीएच ऑफ द बफर्स। हालांकि हमें अभी बफर कैपेसिटी भी डिस्कस करना है, हल्का सा 5-10 मिनट का डिस्कशन है, मगर अभी एक और क्वेश्चन पैटर्न हमारे पास बाकी है, दैट विल बी पैटर्न 3rd रिलेटेड टू द बफर्स, राइट? Pattern 3rd is about the calculation of concentration of buffering reagents. आपको पता है कि एसिडिक बफर में आपका वीक एसिड होता है विथ इट सॉल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस, और आपका अगर बेसिक बफर हुआ, इट इज द वीक बेस एंड इट सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड, इजंट दैट? और जब भी आपके पास ये दोनों कॉम्बिनेशंस में होते हैं, वीक एसिड
एंड इट्स सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड, जब ये कॉम्बिनेशन में हुआ करते हैं बेटा, इन दोनों को बफरिंग रिएजेंट्स कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन पैटर्न हमारे पास है जहां पे हमें बफरिंग रिएजेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को निकालना पड़ता है, ठीक है ना। अब अगर आपको बफरिंग रिएजेंट की कॉन्सेंट्रेशन को निकालना है बेटा, इससे पहले कि हम क्वेश्चंस पे जाएं, मैं फिर से आपके साथ अप्रोच डिस्कस करूं बेटा, कैसे इन क्वेश्चंस को इन इस पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बफरिंग रिएजेंट्स। सपोज बेटा किसी एसिडिक बफर की बात करेंगे, उसका पीएच इक्वेशन क्या बनता है फ्रॉम द हेंडरसन-हसलबैच इक्वेशन, pH is equal to pKa plus we have log of concentration of salt divided by concentration of acid. Isn't that? अब आराम से देखना, इस पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस में आपको pH भी वहां से दिया जाता है, pKa भी वहां से दिया जाता है, तो आपके पास सिर्फ कौन सी टर्म बची, आपके पास टर्म बचेगी बेटा log of concentration of salt डिवाइड बाय concentration of acid, that will be equal to, ये वाली टर्म बचेगी, मगर ये टर्म यहां पे शिफ्ट होके बनेगी माइनस, that will be pH minus pKa। ठीक है, बात समझने की कोशिश करें। ये टर्म भी दिया गया, ये टर्म भी दिया गया, दोनों का डिफरेंस मतलब आपको पता है, मतलब आपको इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड पता है, ठीक है, आपको इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड पता है। सपोज बेटा आपके पास pH pK का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद, ठीक है, pH pK का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास वैल्यू जो है इट कम्स आउट टू बी 0.6। सपोज ये वैल्यू डिफरेंस जो है इट कम्स आउट टू बी 0.6। That means बेटा जो आपके पास log of concentration of salt divided by concentration of acid है वो किसके बराबर आएगा, 0.6 के, है ना। और अगर आपके पास log of some term किसी फ्रैक्शन के बराबर है, मैं आपको बता चुका हूं बेटा, अगर आप इस पर्टिकुलर रेशियो का वैल्यू निकालना चाहते हैं, concentration of salt divided by concentration of acid का वैल्यू निकालना चाहते हैं, ये log to the base 10 यहां पे आएगा बेटा, और ये 0.6 के लिए 10 बेस बनाएगा, और आपके पास जो टर्म रहेगी वो रहेगी ऐसे, concentration of salt divided by concentration of acid जो है that comes out to be 10 to the power 0.6। जो log टू द बेस 10 यहां पे था, जो आप इसी log को राइट साइड में शिफ्ट करोगे बेटा, तो जो भी वहां पे फ्रैक्शन होता है वो असल में पावर बनता है और उसके नीचे बेस बनती है 10। इज दैट पार्ट क्लियर? ये इसका सिंपल मैथमेटिक्स हो गया। अब जाके बात को समझना है। अब ये 10 टू द पावर 0.6 किसके बराबर होता है, उसके लिए मैं आपको बताऊं बेटा, आपको देखना है ये 0.6 किसका लॉग होता है। यू नो इट इज द लॉग वैल्यू ऑफ 4, राइट। तो ये 0.6 जिस भी टर्म का लॉग बनता है तो बस वो टर्म यहां पे लिखनी है। तो आपको याद रखना है 10 टू द पावर 0.6 जो है वो असल में 4 के बराबर हुआ करता है। तो जो भी 10 के ऊपर यहां पे कोई फ्रैक्शनल पावर होगा, ये देखना है बेटा ये किस टर्म का लॉग होता है, क्योंकि 0.6 shows a log of 4, so put this particular ratio equal to 4. That means concentration of salt divided by concentration of acid जो होगा that will be equal to 4. तो ये जो आपको यहां पे 4 आ गया, ये आपने इन दो कॉन्सेंट्रेशंस का रेशियो निकाला बेटा, लेकिन अगर आपको इन दोनों की अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, उसके लिए कम से कम दो में से एक कॉन्सेंट्रेशन आपको पता होनी चाहिए। सपोज आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड दिया गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पूछा गया, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। सपोज आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट दिया गया, एसिड पूछा गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय 4। बात समझ रहे हो? तो इस तरह से बेटा अपना ये दो स्टेप्स यूज करके अपनी प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो दैट वाज समथिंग अबाउट कि बफरिंग रिएजेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को कैसे निकाला जा सकता है। आई विल बी गोइंग बैक टू माय क्वेश्चन हियर, कैलकुलेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बफरिंग रिएजेंट्स। क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CONa in a buffer solution which is 0.05 molar in एसिडिक एसिड, राइट। तो बफर सॉल्यूशन जो आपके पास है, इट इज बेसिकली द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस, सो दिस इज एन एसिडिक बफर, राइट। और इस बफर मिक्सचर के बारे में हमें पूछा गया बेटा, इसका पीएच, इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CONa इवैल्यूएट, यानी कि सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन इवैल्यूएट करनी है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, इट इज अबाउट द एसिडिक बफर, और एसिडिक बफर्स के लिए हेंडरसन-हसलबैच इक्वेशन क्या रहती है, pH इज इक्वल टू pKa plus we have log of concentration of salt divided by concentration of the acid. Isn't that बेटा? अब जाके इस बारी हमें concentration of salt पूछा गया है, concentration of acid पता है, लेकिन वो तो बाद में निकालेंगे, फिलहाल हम इस टर्म का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। So this will be log of
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट को मैं बस लिखूंगा बेटा S, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड को मैं बस लिखूंगा A, that will be equal to pH minus we have pKa, isn't that? So this will be log of concentration of salt divide by concentration of acid, that will be equal to pH. pH कितना दिया हुआ है 5 minus pKa कितना दिया हुआ है, that's 4.8, isn't that? So अगर आप इसका बेटा वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये आपका है log of concentration of salt divide by concentration of acid, it comes out to be 0.2. अब आपको ये देखना है बेटा कि ये 0.2 जो है ये किसका लॉग बनता है, या फिर मैं ये कहूं concentration of salt divide by concentration of acid जो है that comes out to be 10 to the power 0.2. मैंने आपको अभी कहा जब 10 के ऊपर कोई फ्रैक्शनल पावर होगा तो वो वैल्यू किसके बराबर ओवरऑल आता है, ये देखना है कि 0.2 किसका लॉग बनता है. यू नो log 1 छो आसा 0, log 2 छो आसा 0.3. तो ना ही ये आपके पास बेटा 0.3 है ना ही ये 0 है, ये 0.2 है. तो ये 0.2 जो होगा ये बनेगा log of some term which is in between 1 and 2. बात समझ रहे ना, विच इज इन बिटवीन 1 and 2. अप्रोक्सीमेटली लेंगे 1.7 का, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1.7 का लेंगे. सो दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, ये करीब करीब आपके पास कितना आएगा बेटा 1.7, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1.7. अब अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड 1.7 के बराबर आ गया, आपको तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड दिया है, आपको बस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पूछा है. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट दैट इज CH3COONA, that will be equal to 1.7 times the concentration of acid, that is CH3COOH, right बेटा. आप वापस जाएंगे अपने क्वेश्चन पे, आप देख सकते हैं बेटा वहां पे जो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन थी that was 0.05 मोलर, राइट. जब एसिड की कॉन्सेंट्रेशन वहां पे 0.05 मोलर थी तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जो है CH3COONA that will be equal to 1.7 into 10 into 0.05 मोलर, राइट. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करिए, that will be your answer for that particular question. So this was something about बेटा कि आप salt solutions का ये buffer solutions का pH वगैरह किस तरह से निकाल देते हैं. pH पे जिस तरह के questions में बनते थे वो सारे मैंने आपके सामने रख दिए, लेकिन मैं आपको एक होम टास्क क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है. होम टास्क एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो प्लीज आप सॉल्व करिएगा. The question is on your screen now. You can write the question yourself. Calculate the concentration of NH4OH and NH4Cl. It is weak base and it's salt with the strong acid. तो जाहिर सी बात है ये buffer mixture होगा. Calculate the concentration of NH4OH and NH4Cl in a buffer mixture in which the total concentration of buffering reagents is 0.6 molar, right? pH भी दिया है, pKb भी NH4OH का दिया हुआ है. अब मसला ये है सर यहाँ पे तो दोनों की concentration निकालनी है, कैसे करेंगे? Finally जब आप फॉर्मूला यूज करोगे ना, आपके पास लॉग वगैरह लेने के बाद, ठीक है, दूसरे साइड से लेने के बाद क्या बचेगा? इट विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट दैट इज NH4Cl, आराम से देखना, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस दैट्स NH4OH, राइट. ये तो किसी ने किसी वैल्यू के बराबर आएगा ना. सपोज दिस कम्स आउट टू बी 2, सपोज इट कम्स आउट टू बी 2, राइट. तो इसका मतलब ये हुआ जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4Cl होगा दैट विल बी ट्वाइस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH, right? That'll be twice the concentration of NH4OH. अब मसला ये है ना आपको ये कॉन्सेंट्रेशन पता है ना ये पता है, तो दोनों की कैसे निकाल सकते हैं? मगर आपको ये कहा गया द टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बफरिंग रिएजेंट्स इज 0.6 मोलर. दोनों का कुल मिला के जो वैल्यू है वो कितना है? 0.6 मोलर. अब अगर दोनों का बेटा कुल मिला के 0.6 मोलर है, व्हाट आई कैन डू इज दैट, ठीक है, तो यहां तक आपने नॉर्मली करना है वैसे जैसे आप करते थे. pH विल बी इक्वल टू pKa pKb प्लस वी हैव log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, फाइन. फिर log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय बेस एक साइड से रख के pH माइनस pKb निकाल के, ठीक है, आपको फिर जो आपका log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय बेस था वो शिफ्ट करने के बाद आपके पास फाइनली ये आंसर मिला था और आपके पास ये रिलेशन मिला था. अब रिलेशन निकालने के बाद आप ये इंफॉर्मेशन को यूज करोगे क्योंकि टोटल बफरिंग रिएजेंट की कॉन्सेंट्रेशन है 0.6 मोलर, राइट. अब अगर टोटल कॉन्सेंट्रेशन यहां पे 0.6 मोलर है तो इस 0.6 मोलर को यूज कैसे किया जाए उसके लिए मैं आपको बताऊं, क्योंकि इसका मतलब हुआ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH was Viso plus we have concentration of NH4Cl that is equal to 0.6, right.
इन दोनों की मिला के कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.6। अब चूंकि NH4Cl की कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ NH4OH, तो इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट ट्वाइस ऑफ NH4OH, इजंट दैट? तब जाके ये बनेगा 3 टाइम्स NH4OH इज इक्वल टू 0.6। पहले निकालोगे NH4OH की कॉन्सेंट्रेशन, फिर NH4OH यहां पे सबस्टिट्यूट करके NH4Cl की निकाल सकते हो। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। दैट्स ऑल अबाउट द पीएच ऑफ द बफर्स। और इस पे हमें पीएच पे किस किस तरह के अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं, इसमें 5-7 मिनट का डिस्कशन एक और है, दैट्स कॉल्ड एज बफर कैपेसिटी। उसके बारे में इंशाल्लाह कल बात करेंगे। एंड टुमारो विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द what we call as solubility and solubility product, right? So that will be done tomorrow. Thank you so much. Stay blessed. Allah Hafiz.